आप देखना शुरू कर चुके हैं चुनावी चर्चा। मैं सुधांशु जैन। आज हमारे साथ है भिलवाड़ा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी श्री दामोदर अग्रवाल, जो लोकप्रियता में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। उसी का परिणाम है कि आज चुनावी चेहरा बनकर हमारे सामने है। नमस्कार। पॉपुलर टीवी के कैंपेन चुनावी चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। भिलवाड़ा जिले के विकास और जिले की ज़रूरतों के लिए आपका क्या विज़न है? में विकास की अपूर्व संभावनाएं हैं। हम इस चुनाव में सांस्कृतिक उन्नयन, गरीब कल्याण और विकसित भारत के संकल्प के साथ हैं। 2047 में जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, उस समय हमारा भिलवाड़ा कैसा होगा? क्या आबादी होगी बदलती हुई जीवन शैली से? क्या ज़रूरतें होंगी? कैसे संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल और पर्याप्त बिजली का बंदोबस्त हो सकता है? कैसे शिक्षा और चिकित्सा के उच्च तकनीक के संस्थान स्थापित हो सकते हैं? कैसे रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी यहाँ बढ़ सकती है? हमारे यहाँ एम्स क्यों नहीं आ सकता है? और टेक्सटाइल पार्क तो हमारा हक है, वो अब तक नहीं आया, अब आना ही चाहिए। इन सब के पीछे मेरा मकसद रोजगार के सृजन का होगा। टेक्सटाइल पार्क और सिरेमिक जोन आता है तो एक रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और युवा को रोजगार मिलेगा, उसका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। इस प्रकार की एक बहुत बातें मेरे जहन में हैं और मैं अभी आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल में यदि जनता ने आशीर्वाद दिया तो विकास की वो गाथा लिखेंगे जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। चलिए, हम टेक्सटाइल पार्क के मुद्दे पर ही आते हैं। आपकी 2 बार आपके सांसद जो भारी बहुमत से यहाँ विजयी हुए, आपकी सरकार होते हुए भी भिलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क नहीं बन सका। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? डबल इंजन सरकार नहीं थी। टेक्सटाइल पार्क का जब प्रस्ताव बजट में पेश हुआ, उसमें प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट को देना था क्योंकि लैंड उनके पास है। अशोक गहलोत जी ने चालबाजी करी, भिलवाड़ा के साथ धोखा किया और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जोधपुर का प्रस्ताव भेज दिया, जबकि जोधपुर में न एक लूम में न 1 मीटर कपड़ा बनता है। इसलिए वो टेक्निकली और फिजिबिलिटी में फेल हो गया। अब हमारी सरकार राजस्थान में है। अब की बार प्रस्ताव भी भिलवाड़ा का जाएगा और टेक्सटाइल पार्क भी भिलवाड़ा आएगा। इस बात का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपकी ही पार्टी के सांसद और आप ही की पार्टी की केंद्र सरकार, उसके बाद भी इस शहर को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं कि उपलब्धि नहीं है, शहर को बहुत उपलब्धि है। हमारा रेलवे स्टेशन पहले कैसा था, आज कैसा है, बहुत बातें बोल सकता हूँ। अब अगर हम रेलवे की बात पर आते हैं तो भिलवाड़ा में जितना आसपास के शहरों के मुताबिक उतनी कोई भी रेलवे ट्रैक यहाँ पे नहीं है, उतनी कोई भी रेल सेवाएं यहाँ नहीं है। रेल सेनाओं में विस्तार नहीं हुआ ऐसा तो नहीं है, लेकिन गुंजाइश है। और अब हम एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पर पूरा फोकस करेंगे। एक कार्यकर्ता से पार्षद से नेता प्रतिपक्ष, जिलाध्यक्ष और वहाँ से प्रदेश महामंत्री, ये लंबा सफर कैसा रहा आपका? मैं आधी सदी पहले इस विचार से जुड़ा हूँ। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सनातन मेरे खून में बसा है। इसलिए मैं बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन गया और जब संघ ने कहा कि हमें राजनीति में काम करना है तो मैं 1996 में राजनीति में जिला महामंत्री संगठन के रूप में आ गया। तब से लेकर अब तक 28 वर्ष का राजनीति का सफ़र है। उसमें मैं 5 साल संगठन महामंत्री रहने के बाद 3 साल शहर अध्यक्ष, फिर 5-6 साल जिला अध्यक्ष, फिर 3 साल जिला अध्यक्ष और अब मैं प्रदेश महामंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। और इससे पहले मैं अनेक जिलों का इंचार्ज रहा हूँ, कोटा संभाग का प्रभारी रहा हूँ, अभी मैं प्रदेश महामंत्री के साथ उदयपुर संभाग का प्रभारी हूँ। तो आपको जो आपका इतना लंबा सफ़र है और आपके कार्यकर्ताओं के साथ जो आपकी इतनी पकड़ है,
क्या ये लोकसभा चुनाव में इसका आपको फायदा मिलेगा? निश्चित। मैं इस लोकसभा क्षेत्र के 25,000 लोगों को नाम से बुला सकता हूं और कम से कम 1 लाख लोगों को पहचानता हूं। जिले में आपकी लोकप्रियता और आपके प्रतिद्वंदी का दूसरे जिले से यहाँ के आकर चुनाव लड़ना, इससे आपको कितना फायदा मिलेगा? दूसरी पार्टी क्या करती है हमारा विषय नहीं है, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। बेहतर होता है कि स्थानीय व्यक्ति चुनाव लड़ता, लेकिन कांग्रेस ने एक निर्णय क्यों किया वो जाने। कांग्रेस के निर्णय की शायद ये वजह है कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा विकास किया। देखिए, सीपी जोशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े सम्माननीय नेता हैं, मैं भी उनका बहुत आदर करता हूं। जब जिले का कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था तो कांग्रेस ने उनको यहां भेज दिया, इतनी सी बात है। क्या इस बार मोदी गारंटी काम करेगी? जनता से पूछ लो। मोदी है तो मुमकिन है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस बारे में उनकी अलग विचारधारा, बीजेपी की अलग विचारधारा, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कि एक ज़माना था सभी कांग्रेस में थे। हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस में थे। कांग्रेस उस समय कोई पार्टी नहीं थी, एक राष्ट्रीय आंदोलन था आज़ादी का। धीरे धीरे कांग्रेस में अच्छे लोग कम होते चले गए और आज कांग्रेस का ऐसा हश्र हो गया। और जब से सनातन का विषय आया, राम मंदिर का विषय आया है, तो कई लोगों के हृदय ने झकझोरा। आज राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भी कांग्रेस की अनुमति की आवश्यकता होगी, तो राम किसी में है तो सही ना, जागेगा ही सही। और मोदी जी के आने के बाद मोदी जी के व्यक्तित्व, उनकी दूरदर्शिता, उनके कठोर निर्णय लेने की क्षमता से बहुत लोग प्रभावित हैं और हमारी नीतियों से प्रभावित होकर जो यहाँ आता है हम उसका अभिनंदन करते हैं, खुले हृदय से स्वागत करते हैं, बाहें फैलाकर उनको लेना चाहते हैं। 2 बार के भारी बहुमत से बने सांसद को पार्टी ने मौका नहीं देकर पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, इसकी क्या वजह रही? उनको 4 बार मौका दिया है, 1 बार विधायक का मौका दिया है, इस बार पार्टी ने मुझे मौका दे दिया है। कोई वजह नहीं है, परिवर्तन होता ही है। और लोगों, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि इस बार इनका आना उपयोगी होगा। हम क्या करें, इसका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। उन्होंने जो निर्णय कर दिया उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आपके प्रतिद्वंदी है डॉक्टर सीपी जोशी, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके सामने आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं उनके सामने भी आत्मविश्वास से भरा हुआ, जीत के विश्वास के साथ चुनाव मैदान में हूँ। बेशक वो बड़े नेता हैं, पर आज कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा का कोई वजूद नहीं रहा। जितना नवमतदाता आ रहा है वो सारा नवमतदाता आज मोदी भक्त के रूप में आ रहा है। सीपी जोशी साहब ने 2009 में भीलवाड़ा से चुनाव लड़ा। उस समय जो 3 साल का बालक था बोध, आज 18 साल का गबरू जवान है और मतदाता है। और आज के बच्चों को मोबाइल और मोदी से बहुत प्रेम है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी ताकत में इजाफा हुआ है। इसलिए वो अपना काम करेंगे, वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक एवं वर्तमान विधायक के बीच में जो मतभेद है, इसका कुछ लोकसभा पे असर पड़ेगा? कोई मतभेद नहीं है, सब एक है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है। हमारा कार्यकर्ता हृदय से राजनीति करता है, तो कुछ बात जमती नहीं है तो बोल देता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा जहाँ आप इशारा कर रहे हो, उस दिन 3 मिनट के बाद में 2 घंटे तक कार्यक्रम चला है। पिन ड्रॉप साइलेंस था, बहुत उत्साह से कार्यक्रम हुआ है। हम तमाम नेताओं ने एक साथ हाथ पकड़कर एकता का संदेश दिया है। पूरी पार्टी एक मुखी और पूरी शक्ति के साथ है, और आप देखना हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। ऐसा भी कोई हुआ था कि मंच पे से सीएम साहब उनके भाषण के दौरान उठकर चले गए थे? ये भी एक उसी का हिस्सा है? दिस इज मैन्युपुलेटेड न्यूज़। आज तक मुझे आपके राजनीतिक अनुभव से बता दो कि धन्यवाद के समय कौन रुकता है। एक सभा बता दो कि धन्यवाद सुनकर जनता उठी।
सामान्य सी बात है, नई बात क्या है? चलिए, विधायक जी की मुझे आप एक फुटेज बता दीजिए जिसमें धन्यवाद के समय जनता और नेता बैठे रहे। दिस इज नॉर्मल ट्रेंड, नथिंग एल्स। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि अभी वर्तमान विधायक और जो पूर्व विधायक है उनके आपसी संबंध व्यवस्थित हैं? बहुत मधुर है, एकदम दोनों एक मुखी है, दोनों मिलकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये चुनाव हम हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और सुभाष जी बहेड़िया के सानिध्य में लड़ रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता एक मुखी है, सामूहिक ऊर्जा से चुनाव लड़ेगा और हमारा जो 2019 का रिकॉर्ड है हम तोड़ेंगे। विधायक जी की घर वापसी में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसके बारे में क्या कहेंगे? बेशक रही। जब हम तमाम लोगों को पार्टी में ले रहे हैं तो एक समाज सेवी, एक गौ भक्त क्यों नहीं लेंगे उसको, जिसे 70,000 से अधिक लोगों ने आशीर्वाद दिया। लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन है और जनता जनार्दन के निर्णय को मानना भी चाहिए। फिर हमारे विचार के हैं, नई बात क्या है, लेना ही चाहिए, मेरा आग्रह था। पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने जो बयान दिया, क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है उसका आंच जो है वो राजस्थान पे आ रही है, तो इसका कुछ नुकसान नजर आता है आपको? मुझे तो राजस्थान में आंच दिखती नहीं है और वो क्या विषय है वो मेरी जानकारी भी नहीं है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपने आप में मशगूल हूँ और भीलवाड़ा लोकसभा में मुझे कहीं कोई बात नहीं दिख रही है। भीलवाड़ा में भी बहुत बहुमत है क्षत्रियों का, तो उन क्षत्रियों का भी इसके अंदर काफ़ी रोल रहेगा। हमारे तमाम क्षत्रिय हमारे संपर्क में हैं। हमारे तमाम क्षत्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात एक करके भाजपा की विजय यात्रा में हमारे सहयात्री हैं। अंतिम क्षणों में आपका टिकट फाइनल हुआ, काफ़ी समय तक इंतजार करना पड़ा भिलवाड़ा को बीजेपी प्रत्याशी के लिए, इसकी क्या वजह रही? केंद्रीय नेतृत्व बतावे, मैं तो क्या बोल सकता हूँ। जानकारी तो आपको भी होगी। मुझे कोई जानकारी, लेकिन एक बात बताता हूँ, जितना मथोगे ना उतना नवनीत ऊपर आएगा। आपकी लोकप्रियता काफ़ी रही, बहुत लंबा आपने राजनीतिक सफ़र तय किया है और इन राजनीतिक सफ़र की वजह से आपको काफ़ी अनुभव है इस शहर की ज़रूरतों का, तो इन ज़रूरतों के आधार पर आप क्या सोचते हैं इस शहर के लिए? देखिए, आप प्रश्न पूछ रहे हैं शहर का और मुझे जवाब देना होता 8 विधानसभा में। लेकिन अगर भीलवाड़ा शहर की बात करें तो भीलवाड़ा शहर को आपको बहुत आगे का सोचना होगा। भीलवाड़ा शहर में सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन की है, ट्रैफिक की है, इंडस्ट्री को ज़मीन उपलब्ध नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर की परमिशन नहीं है। भीलवाड़ा में एक सिरेमिक जोन होना चाहिए। भीलवाड़ा में बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से एक आध आरओबी से कोई असर नहीं होगा। वो आरओबी बनेगी जब तक समस्या जस की तस रहेगी। क्या चित्तौड़ रोड से, चित्तौड़ हाईवे से एलिवेटेड रोड, रेलवे स्टेशन होते हुए, सुखाड़िया सर्किल होते हुए वापस नेशनल हाईवे मिल सकता है? क्या एक एलिवेटेड रोड अजमेर पुलिया के नीचे से नेहरू रोड होते हुए, सांगानेर होते हुए 160 फीट रिंग रोड पर जा सकता है? ये है समाधान जो 10-20 साल बाद की समस्याओं के लिए है। हम उस पर अभी से सोचेंगे और उस दिशा में प्रयास करेंगे। राजस्थान में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, तो जो आप वादे कर रहे हैं ये पूरे होंगे इन अगले 5 वर्षों में? वादा करना कांग्रेस की फितरत है जी, हम तो काम करते हैं। हमारा तो एक ही वादा, मोदी की गारंटी। जो हम बोलते हैं वो आज तक करते आए हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ही यही है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। 4.5 बरस अशोक गहलोत की सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी रही। आखिरी 6 महीने में उन्होंने घोषणाएं करी, केवल घोषणाएं करी, जमीन पर क्या उतरा? और उसके बावजूद जनता ने उन पर विश्वास किया क्या? जनता ने जवाब दे दिया मतदान से। अभी जितनी बातें कांग्रेस के घोषणा पत्र में हो रही, ढकोसलेबाजी हो रही है। कल सीपी जोशी जी कह रहे थे 1 लाख रोजगार दे देंगे, क्या बोल रहे हैं वो? भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री 55 बरस पुरानी है, तब हम अब तक 55,000 लोगों को रोजगार दे पाए हैं। सच्चाई की हकीकत तो ये है। अब वो क्या बोलते हैं वो जाने हैं, लेकिन जनता का भरोसा अब कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर नहीं है। सीपी जोशी साहब ने अपने पुराने कार्यकाल में शहर को काफ़ी सौगात दी,
मेमू कोच था, सड़कें थी, चंबल का पानी था, तो उसी विकास के ऊपर वो इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो उसका उनको फ़ायदा होगा। उन्होंने विकास कराया तो 2014 में आते ना, 2019 में आते ना, फिर 15 साल बाद क्यों आ रहे हैं? कौन सा मेमू कोच हुआ? क्या उस मेमू कोच में? मैं एक खड्डा खोद कर एक बाटा लगा दूं कि मैंने एम्स की स्थापना कर दी और करूं कुछ नहीं, एम्स स्थापित हो गया क्या? मेरे भाई, चंबल प्रोजेक्ट की तुम बात करते हो, चंबल प्रोजेक्ट में 2% पैसा डीपीआर का अशोक गहलोत के राज में लगा मात्र। इस पे 97% पैसा वसुंधरा जी के राज में 2013 से 2018 में खर्च हुआ। हालात क्या थे जब हमारा राज आया, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, अजमेर में उन्होंने हाई लेवल मीटिंग करी, चंबल का काम जमीन पर क्यों नहीं है? तो पता पड़ा अभी नेशनल हाईवे की रोड क्लियरेंस नहीं है, क्रॉसिंग की एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं, वन विभाग की जमीन में से जो पाइपलाइन निकलनी है उसकी क्लियरेंस नहीं है। जब आपके पास एनओसी नहीं है, क्या काम शुरू हुआ? भैया 97% पैसा कांग्रेस के राज में नहीं, भाजपा के राज में अलॉट हुआ, टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ, जमीन पर काम हुआ और उसका पेमेंट हुआ। ये थी चर्चा श्री दामोदर अग्रवाल के साथ, जिन्होंने भिलवाड़ा के विकास के साथ ही अहम मुद्दों पर चर्चा की। मिलते हैं नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।